जय हिंद सभी को। सब लोग ठीक है बच्चे लोग? चलिए, आज हमारा हिस्ट्री में क्या स्टार्ट होने वाला था? वेरी गुड, महाजनपद के काल। ठीक है, महाजनपद स्टार्ट करने से पहले हम हिस्ट्री का सीक्वेंस देखेंगे कि अभी तक हमने कैसे पढ़ा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चे? पाषाण काल। पाषाण काल जिसको प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते थे। प्री हिस्ट्री में हमने पाषाण काल को पढ़ा। उसके बाद से पढ़ा हमने सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ये किसमें था बच्चे? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, इसके बाद से हमने क्या पढ़ा? वैदिक काल। वैदिक काल ये किसमें था बच्चे? ऐतिहासिक पीरियड में, मतलब हिस्टोरिक। हिस्टोरिक पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल में। ठीक है, अभी बताइए सिंधु सभ्यता का समय कितना था बच्चे? 2500 से 1750 ईस्वी। यही तो था, 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ऐतिहासिक काल का, वैदिक काल का समय कितना से कितना था? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अभी आपने देखा होगा सिंधु सभ्यता एंड वैदिक काल के बीच में कितना गैप हो गया बच्चे? तो लगभग 250 साल का गैप। आप देखिए यहाँ पे 1750 से 1500, लगभग 250 साल का गैप यहाँ पे हो गया। ठीक है, 250 साल का गैप। ये जो गैप है ना, इसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोले तो संक्रमण का काल के नाम से जानते हैं। संक्रमण काल। ठीक है, उसके बाद से हमारा महाजनपद का काल स्टार्ट हो जाता है। महाजनपद ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? 600 ईसा पूर्व से। ठीक है, लेकिन अभी हमने जो अभी तक पढ़ा है, हमने जैसे वैदिक काल को कंप्लीट किया, उसके बाद से हमने यहाँ पे महाजनपद को बाईपास करके यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया? जैन धर्म पढ़ लिया था, बौद्ध धर्म पढ़ लिया, आजीवक संप्रदाय पढ़ लिया था, उसके बाद से शैव धर्म पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद से वैष्णव धर्म पढ़ लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या है? महाजनपद को शुरू करेंगे। तो देखिए इतिहास का जब आपको सीक्वेंस अच्छे से पता चलेगा ना, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, इतिहास का सीक्वेंस मालूम होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो अभी हम महाजनपद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि आप मैप में देखेंगे, यदि आप मैप में, इसको मिटा दें, यदि इस चीज को आप मैप में देखेंगे तो ठीक है, ये वाला जो एरिया बच्चे, ये पाकिस्तान वाला एरिया था। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो एरिया था ये अफगानिस्तान वाला एरिया था। यहाँ पे अफगानिस्तान था, यही तो था बच्चे। देखिए यहाँ पाकिस्तान वाला एरिया जो था उस टाइम पे ये सिंधु सभ्यता का एरिया था। यहाँ पे सिंधु सभ्यता फल फूल रही थी। और हमारा जो वैदिक काल था बच्चे, वो इस एरिया में वैदिक काल चल रहा था। यहाँ पे क्या चल रहा था? वैदिक काल। ठीक है, यहाँ पे ये सिंधु सभ्यता की जगह था। यहाँ पे सिंधु सभ्यता अच्छे से फल फूल रही थी। ठीक है, और ये अफगानिस्तान का एरिया, ऐसा था हमारा नक्शे में। ठीक है, तो वैदिक काल जब चल रहा था तो इसी बीच यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अतिरंजित खेरी में, उत्तर प्रदेश के अतिरंजित खेरी एक जगह है, वहां पे क्या है? लोहे की खोज हो गई। किस चीज की खोज हो गई बच्चे? लोहे की। जैसे लोहे की खोज हुई तो अब ज्यादातर लोग जो थे औद्योगिकरण की ओर चलने लगे थे। औद्योगिकरण की ओर चलने लगे। जैसे जैसे लोग औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे थे तो उनका शहरीकरण होने लगा। शहरीकरण होने का मतलब है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने से क्या है? महाजनपद का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जैसे लोहे की खोज हुई, सबसे पहले कहाँ हुई? अतिरंजित खेरी में। तो यहाँ लोग इकट्ठा होने लगे। फिर दूसरी जगह हो गई, यहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगे, यहाँ लोग इकट्ठा होने लगे, यहाँ लोग इकट्ठा होने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। तो जाके क्या है? महाजनपद का निर्माण हो गया। ठीक है, महाजनपद का निर्माण हुआ। तो टोटल कितने महाजनपद बने बच्चे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि वो जैन धर्म की वो कौन सी पुस्तक है और बौद्ध धर्म की वो कौन सी पुस्तक है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा है? बताइए। पढ़ाया भी था आपको, जैन धर्म बौद्ध धर्म सब पढ़ा दिया। वेरी गुड। जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है
और बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, इन दोनों पुस्तकों में 16 महाजनपद की चर्चा है। 16 महाजनपद की चर्चा कौन से बुक में? तो जैन धर्म का भगवती सूत्र एंड बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, इन दोनों ही पुस्तक में 16 महाजनपद की चर्चा हमको देखने को मिलती है। समझ में आया? बच्चे यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा बुद्ध एंड महावीर स्वामी कौन से काल में जी रहे थे, ये लोग कौन से काल में थे? तो आप बताइए, इस टाइम पीरियड देख के बताइए कौन से काल में थे। आपका से महाजनपद के काल में जी रहे थे। ये दोनों लोग कहाँ जी रहे थे? महाजनपद के काल में। आप खुद देखिए कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483। तो 483 ईसा पूर्व मतलब 600 के बाद ही आएगा। ईसा पूर्व में क्या है, टाइम घटते जाता है। 600 के बाद 500 आएगा, 500 के बाद 400 आएगा, 400 के बाद 300, 300 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद फिर ईस्वी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये लोग कौन से काल में जी रहे थे? महाजनपद के काल में। ठीक है, और देखा जाए तो इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को तो मल्ल महाजनपद, जो कि कुशीनगर में। मल्ल महाजनपद कहाँ था? कुशीनगर में। ठीक है, अब देखेंगे महाजनपद का काल। ठीक है, महाजनपद का काल। चलिए नक्शे से समझते हैं, ज्यादा आसानी रहेगा। देखो, ये वाला एरिया जो था ये बच्चे पाकिस्तान वाला एरिया था, इसके ऊपर अफगानिस्तान वाला एरिया था। ठीक है, तो हमारा जो जब महाजनपद का जब विस्तार हुआ था ना, तो हम लोग क्या है अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। ठीक है, हमारा एरिया का विस्तार धीरे धीरे हुआ और हम क्या है अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो अफगानिस्तान में जो महाजनपद था उसका क्या नाम था? अफगानिस्तान वाले का नाम क्या था बच्चे? कम्बोज। कम्बोज महाजनपद। ठीक है, कम्बोज। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी उस टाइम पे? हाटक। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। ठीक है, ये वाला कहाँ पे था बच्चे? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में ये वाला एरिया, ये अफगानिस्तान का एरिया है, यहाँ पे कम्बोज था। उसके बाद से पाकिस्तान वाले एरिया में जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो क्या था? गंधार। गंधार महाजनपद। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी बच्चे? तक्षशिला। कहाँ थी? तक्षशिला। ये कभी कभी क्या है वनडे एग्जामों में एक आध नंबर का पूछ देता है, इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देंगे। मेन इसमें क्या है? मगध महाजनपद। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट इसमें क्या है? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो पाकिस्तान वाला एरिया था ये क्या था? यहाँ पे गंधार महाजनपद था। ठीक है, इसकी राजधानी तक्षशिला। ठीक है, उसके बाद से अपने भारत में यहाँ पे था कुरु। कुरु 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 मतलब याद करने के लिए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के पास है कुरुक्षेत्र। तो इसकी राजधानी कहाँ थी बच्चे बताइए? कुरुक्षेत्र वाली। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम। ठीक है, तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी बच्चे इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम? दिल्ली का। ये दिल्ली का पुराना नाम था बच्चे। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसके नीचे राजस्थान वाले एरिया में कौन सा था बच्चे बताइए? मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद कहाँ पे था? ये राजस्थान के एरिया में। इसकी राजधानी कहाँ थी बच्चे बताइए? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी बच्चे? आप बताओ। बहुत बढ़िया, विराटनगर। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी बच्चे? विराटनगर। उसके बाद से हमारे मथुरा वाले एरिया में, मथुरा वाले एरिया में, मथुरा का यूपी में पड़ जाएगा। ये वाला एरिया हमारा क्या है? मथुरा वाला एरिया था। तो ये मथुरा वाले एरिया में सूर्यसेन महाजनपद। कौन सा? सूर्यसेन महाजनपद। ठीक है, इसकी राजधानी मथुरा ही थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। ठीक है बच्चे, समझ में आया? उसके बाद से हमारा जो आता है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद, जहाँ पे हमारे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये कहाँ थी इसकी राजधानी बच्चे? कुशीनगर। मध्य महाजनपद की राजधानी कुशीनगर। ठीक है, उसके बाद से बच्चे आता वत्स महाजनपद। वत्स, ये कहाँ? कौशाम्बी। ठीक है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। एक और महत्वपूर्ण महाजनपद था, कौन सा बच्चे? कौशल। कौशल महाजनपद। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी बच्चे? श्रावस्ती।
श्रावस्ती। देखिए ज्यादातर आप महाजनपद को देखेंगे ना तो क्या है, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में मिल जाएंगे। जितने भी एक है, कुशीनगर देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, श्रावस्ती देख लीजिए, सब क्या है मैक्सिमम जो है वो अपने उत्तर प्रदेश के एरिया में मिल जाएंगे। देखिए बच्चे ये बताइए महाजनपद के काल शहरी था या ग्रामीण, बताइए। शहरी था, ठीक है। महाजनपद के काल कैसा था, शहरी था, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चों 2000 से लेके 3000 साल के बाद प्रकृति जो है अपना रुख बदल लेती है। हर 2 से 3000 साल बाद क्या है, प्रकृति अपना रुख को बदल लेती है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा कि सिंधु सभ्यता जो था वो पूरी तरह से शहरी सभ्यता था। पूरी तरह से कौन सी सभ्यता, शहरी सभ्यता। उस समय सिंधु सभ्यता का शहरीकरण जो था अपने चरमोत्कर्ष पे था, मतलब अपने जो उसका शहरीकरण था बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे था, ठीक है। बट उसी समय क्या हुआ, एक बुरी तरह से बाढ़ आया और सिंधु सभ्यता को तबाह करके चला गया, ठीक है। इसके बाद से कम 250 साल का गैप हो गया, 250 साल का गैप हो गया, तब जाके एक नई सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता, ठीक है। लेकिन वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। देखिए उसके बाद वैदिक सभ्यता बर्बाद नहीं हुई, लेकिन इसमें चेंजेस आया। वैदिक सभ्यता में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ और ये अपने ग्रामीण सभ्यता से शहर की सभ्यता की तरफ रुख कर गया। तो उसके बाद से महाजनपद का काल स्टार्ट हुआ, ठीक है बच्चे। अभी हम लोग का भी जो समय है बच्चे वो शहरीकरण के चरमोत्कर्ष पे है। हम लोग अभी जब जी रहे हैं इस समय क्या 5G टेक्नोलॉजी है, ब्रह्मोस, अंतरिक्ष, सब जगह आदमी जा रहा है, मतलब हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास है, ठीक है। मतलब हमारा जो इस समय का समय है वो अपने चरमोत्कर्ष पे है। तो हम लोग का इतिहास रहा है कि जब जब शहरीकरण चरमोत्कर्ष पे रहा है तब तब महाप्रलय आया है और पता नहीं हम लोग का क्या होगा, ठीक है। हालांकि कोरोना ने एक छोटा सा उसका झलक दिखा दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब जब अपना जो शहरीकरण चरमोत्कर्ष पे रहा है तो महाप्रलय आया है, समझ में आया। तो टोटल हम लोग के पास कितने महाजनपद थे, 16। कितने महाजनपद, 16। और हर महाजनपद का अपना एक राजा होता था, ठीक है। हर महाजनपद का क्या होता था, अपना एक राजा होता था। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये महाजनपद उसी जगह बने जहां पे नदियां ज्यादा थी या जहां पे औद्योगिकरण का रास्ता था, वहीं पे क्या है महाजनपद बना था, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो गंधार है ये सिंधु नदी के किनारे था, कंबोज है इधर औद्योगिकरण बढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश के अतिरंजित में लोहे की खोज हो गया जिससे औद्योगिकरण का रास्ता साफ हो गया था। तो हमारा महाजनपद का जो निर्माण हुआ या तो नदियों के किनारे हुआ या जहां पे औद्योगिकरण का रास्ता बिल्कुल ओपन था, वहीं क्या हो रहा था बच्चे, महाजनपद का विकास हो रहा था, ठीक है। दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था बच्चे, महिष्मती था। बिहार में भी 2-3 महाजनपद थे, लेकिन ये महाजनपद क्या है बहुत छोटे थे, लेकिन बाद में बढ़ते गए और मगध महाजनपद एक ऐसा महाजनपद बना जो पूरी तरह से बाकी महाजनपदों को अपने अंडर में मिला लिया, ठीक है। तो मगध महाजनपद जो था क्या किया, अन्य सारे महाजनपदों को अपने अंडर कर लिया, ठीक है। तो क्या ये 16 महाजनपद ज्यादा दिन तक रह पाए, नहीं। क्यों, क्योंकि मगध महाजनपद ने इन सबको अपने में मिला लिया, समझ में आया। देखिए अब यहाँ पे समझने वाली 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मगध महाजनपद जो था वो एकदम से इतना बड़ा तो हुआ नहीं होगा, ये धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया होगा, धीरे धीरे कब्जा करके अपने एरिया को बढ़ाता गया होगा, ठीक है। दूसरा समझने वाली बात ये है कि मगध महाजनपद में वंश भी चेंज होता रहा होगा, ठीक है। वंश चेंज मतलब जैसे जैसे राजा चेंज होगा वैसे वैसे वंश भी चेंज होगा। देखिए जब भारत का विभाजन हुआ तो जो सिक्किम है वो हमारे अंग नहीं था, वो हमारे देश का पार्ट नहीं था, लेकिन हमने भारत का विस्तार किया और सिक्किम को अपने में मिला लिया। कल को क्या पता हम कराची को भी अपने में मिला लें, ठीक है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो समय के साथ भारत का विस्तार हो रहा है, किंतु इस पर शासन करने वाले राजा का मतलब प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो रहे हैं। जैसे नेहरू के बाद इंदिरा गांधी बने, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बने, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो राजा के चेंजिंग के साथ साथ वंश का भी चेंजिंग हो रहा है। राजा तो चेंज हो ही रहा है, जैसे नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा के बाद राजीव गांधी, लेकिन इनके साथ साथ वंश का भी चेंज हो रहा है। वंश का चेंज मतलब पहले हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, फिर उसके बाद से बीजेपी की सरकार रही, तो
अब देखेंगे सीक्वेंस में देखेंगे तो राजा भी चेंज हो रहा है और कुछ समय बाद वंश भी चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो अब यही आपको समझना है कि मगध महाजनपद का जो मगध महाजनपद राजगीर से शुरू हुआ था, ठीक है, इसका क्या है, एरिया का विस्तार भी होगा, राजा भी चेंज होते रहेंगे, राजा के साथ साथ वंश भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि राजा का जो सेनापति होता था, आपने सुना होगा, राजा का जो सेनापति होता था वो अपने राजा को ही मारकर खुद राजा बन जाता था। तो ऐसे में मगध का विस्तार तो नहीं होगा, मगध का एरिया तो वही रहेगा, लेकिन वंश चेंज हो जाता था। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में आगे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, सामंत। ठीक है, सामंत। सामंत लोग क्या होते थे, राजा का बहुत बड़ा पदाधिकारी होता था। आपने कहीं कहीं देखा भी होगा कि इस राजा के सामंत ने अपने राजा को पदस्थ कर दिया, मतलब अपदस्थ कर दिया, मतलब गद्दी से हटा दिया, इलीगल तरीके से गद्दी से हटा दिया। ठीक है, तो सामंत वर्ड मतलब जहां जहां देखने को मिलेगा आपको क्या समझना है कि राजा का बहुत ही बड़ा पदाधिकारी हुआ करता था। ठीक है, समझ में आया? तो अभी देखिए इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमारे पड़ोसी देशों में मिल जाएगा। हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां का राजा नवाज शरीफ, राजा का मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वहां के राजा नवाज शरीफ और उनका सेनापति जो था परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, हटा दिया, गद्दी से हटा दिया और खुद वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन गया। अभी हाल फिलहाल की घटना देखेंगे तो म्यांमार के राजा जो थे आंग सान सूची, आंग सान सूगी, आंग सान सूगी को हटाकर वहां की सेना ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो सेम ऐसे ही मगध महाजनपद में भी होता था, राजा का सेनापति राजा को निपटा के खुद गद्दी पर बैठ जाता था। ठीक है, लेकिन क्या है, एरिया का विस्तार होता था और एरिया के विस्तार के साथ साथ वहां वंश भी चेंज होते रहते थे। ठीक है, तो मगध महाजनपद में बहुत सारे राजा है। ठीक है, इस जनपद में बहुत सारे राजा है और अलग अलग वंशों की स्थापना की। धीरे धीरे मगध महाजनपद इतना बड़ा होता चला गया, इतना शक्तिशाली होते चला गया कि जो पहले बिहार के राजगीर तक सीमित था वो कहाँ, अफगानिस्तान तक पहुंच गया। अफगानिस्तान के कम्बोज एरिया को भी वो अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो इस महाजनपद पर टोटल, ये जो मगध महाजनपद था, इस पर टोटल 7 राजाओं ने शासन किया था। कितने राजाओं ने? 7 राजाओं ने। मगध महाजनपद पर कितने राजाओं ने शासन किया बच्चे? 7 राजाओं ने। कौन कौन सा? हसीन मसूद शाह, हसीन मसूद शाह, हसीन मसूद शाह। ठीक है, मगध महाजनपद पर कितने राजाओं ने शासन किया? 7। देखिए हसीन का मतलब, हा का मतलब हर एक वंश, हर एक वंश, शाह का मतलब हर एक वंश के जो राजा था उसको क्या है, उसके सेनापति ने मार दिया। सेनापति शिशुनाग था, शिशुनाग ने फिर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शाह मतलब शिशुनाग वंश। ठीक है, ना का मतलब नंद वंश। ठीक है, नंद वंश। म का मतलब मौर्य वंश। ठीक है, सा का मतलब बताइए बच्चे? शुंग वंश। वेरी गुड, शुंग वंश। का मतलब कर्ण वंश। ठीक है, और सा का मतलब सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, तो बता, समझ में आ रहा आपको? मगध महाजनपद पर कितने राजाओं ने शासन किया? तो शॉर्ट तरीका उसका हसीन मसूद शाह। हसीन मसूद शाह मतलब हा से हर एक वंश, हर एक वंश के राजा को उसके सेनापति ने निपटा दिया, गद्दी पर बैठ दिया और गद्दी पर बैठते ही शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, उसके बाद से सेम इसका भी वैसे ही पत्ता साफ हुआ। शिशुनाग के बाद नंद वंश आ गया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, मौर्य के बाद शुंग वंश, शुंग के बाद कर्ण वंश, कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश। ठीक है, मगध महाजनपद की जो चर्चा है ना, वो इतिहास के साथ साथ हिंदू ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। ठीक है, मगध महाजनपद की जो चर्चा है वो क्या इतिहास में तो देखने को मिलेगा, बट इसके साथ साथ हिंदू ग्रंथों में, जैसे आपने देखा होगा जरासंध और भीम की लड़ाई, आपने सबने सुना होगा जरासंध और भीम के बीच लड़ाई हुई थी, जिसको मल्ल युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसको मल्ल युद्ध के नाम से। ठीक है, तो देखिए, लेकिन क्या है ना, महाभारत को ऐतिहासिक महत्व नहीं मिला। ठीक है, महाभारत को ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले। जैसे इसको मिटा देते हैं, मगध वंश का जो पहला राजा था वो कौन था? बृहद्रथ था, बृहद्रथ। ठीक है, मगध वंश का जो पहला राजा था वो कौन था? बृहद्रथ। लेकिन क्या है,
इसकी कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। इसलिए हम सबसे पहला वंश कौन मानते हैं? हर्यक वंश। मगध पर सबसे पहला शासन करने वाला वंश किसको माना जाता है? जिसका ऐतिहासिक प्रूफ है हर्यक वंश का, ठीक है। लेकिन इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, इसका सबसे पहला राजा जो था बृहद्रथ था। इसका बेटा कौन था? जरासंध। तो आप बताइए हर्यक वंश से पहले ये लोग थे कि नहीं थे? तभी तो हिंदू ग्रंथों में जरासंध और भीम की लड़ाई है कि नहीं? इस बृहद्रथ के बेटा का नाम क्या था? जरासंध। जरासंध के बेटा का नाम था सहदेव। सहदेव के बेटा का नाम क्या था? रुकुंजय। सहदेव के बेटा का नाम रुकुंजय, ठीक है। तो जरासंध और भीम किसके बीच की लड़ाई हुई थी? भीम के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ था? मल्ल युद्ध। इन दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। तो ये बताइए बच्चे, हर्यक वंश से पहले यहाँ पे कोई भी राजा हुआ करते थे जो जरासंध और भीम के बीच लड़ाई हुई, उसको किससे? मल्ल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जब मल्ल युद्ध के नाम से जाना जाएगा, यानी कि यहाँ पे सबसे पहला राजा कौन था बच्चे? बृहद्रथ। और इसने कौन से वंश की स्थापना की थी? बृहद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है, इसलिए हम क्या मानते हैं? हर्यक वंश को मगध महाजनपद का पहला वंश मानते हैं, ठीक है। चलिए, मगध महाजनपद क्या काफी बड़ा है, इसके लिए हम इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। अभी टाइम हो गया है। जय हिंद।